आइए बेटा, कहानी चालू होती है बोहर्स मॉडल की। किसी कहानी चालू होती है बोहर्स मॉडल की, ठीक है। अब बेटा बोहर्स मॉडल में बेटा क्या चीज है बेटा, देखो अच्छा उसमें बेटा एक चीज मैंने आपको बताई कि सारे के सारे ग्राफ्स क्या आएंगे बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ बनाओगे 4 मेटल के लिए, सबके लिए क्या आएंगे बेटा पैरेलल। इंटरसेप्ट अलग अलग हो सकते हैं बेटा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग हो सकती है, पर आएंगे सबके लिए क्या आएंगे पैरेलल। तो बेटा अगर ऐसा कोई ग्राफ बना के दे दे, ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, आने तो पैरेलल, आने तो पैरेलल है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मतलब समझ लो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इतना तो सोच सकते हो ना। अगर वहां पर मान लो 4 मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख के मतलब वर्क फंक्शन लिख के दे दिया, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। अरे हाँ ना बोलो, फाई इक्वल टू एच न्यू टी एच। अब बेटा बोहर्स मॉडल की बात आती है। बेटा बोहर्स मॉडल में देखो सबसे पहले तो बेटा मतलब पूरी कहानी तो भी सुनाऊंगा नहीं। रदरफोर्ड ने बेटा क्या किया था, रदरफोर्ड ने तो बेटा क्या किया था, अल्फा पार्टिकल पकड़ पकड़ के फेंके थे, याद है, गोल्ड फॉइल पे। तो बेटा 10,000 में से 9981 सीधे चले गए थे, 10,000 में से एक वापस आया था, 18 छोटे छोटे एंगल पे गए थे, 18 छोटे छोटे एंगल पे गए थे है ना। तो जिससे पता लगा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक ही जगह पे है ना। अब इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पर घूम रहे तो बेटा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ईएम वेव एमिट करेगा तो गिर जाएंगे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि बेटा मतलब एक सेट एनर्जी लेवल्स होने चाहिए, तभी बेटा जब वो एनर्जी निकलेगी, मतलब कुछ ही एनर्जी निकल रही थी, कुछ ही एब्जॉर्ब हो रही थी। तो बेटा ये किसने एक्सप्लेन किया था, फिर बोहर ने। किसने एक्सप्लेन किया था, बोहर्स ने। तो बोहर साहब ने बेटा क्या बताया, बोहर साहब ने बेटा बताया कि भाई देखो उन्होंने पोस्टुलेट्स बोले थे। बेटा पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में। कैसे ऑर्बिट में, जिसमें एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होता है, जिसमें एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होता है। वो वही एनर्जी लेता है या देता है जो एनर्जी डिफरेंस होती है एनर्जी लेवल्स का, वो वही एनर्जी लेता है और देता है जो एनर्जी डिफरेंस होती है एनर्जी लेवल्स के बीच में, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट, और उन ऑर्बिट में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, कॉन्ट्रारी टू द प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बाय मैक्सवेल है ना। और उसने बोला कि वो वही एनर्जी लेता और देता है जो एनर्जी डिफरेंस होता है एनर्जी लेवल्स के बीच में। और जैसे 1 और 2 में 10.2 का डिफरेंस है, जब ये दोगे तो ही वो एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने बस यही सारी बातें थी, इसको यूज करके उन्होंने बता मास्टर इक्वेशन क्या लिखी थी, mvr इक्वल टू nh/2 पाई, जिसको फाइनली एक्सप्लेन किसने किया था बेटा, डी ब्रोगली साहब ने। जिस उन्होंने बोला कि हमेशा वो इतनी वेव्स बनाएगा कि 2 पाई आर एन लैम्डा, हमेशा n वेव्स बनेगी है ना, तभी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रहेगा है ना। 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा किया, वहां से बेटा लिखा लैम्डा को h/mv, वहां पर क्या लिखा लैम्डा को h/mv, और ये इक्वेशन आ गई। तो एक इक्वेशन ये थी, और दूसरी मास्टर इक्वेशन थी जो सेंटर की तरफ को फोर्स आएगा। अगर ये न्यूक्लियस है जिसपे z प्रोटॉन है, और बेटा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बेटा उन्होंने डिफाइन किया था, बेटा बोहर साहब ने केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किया था। तो सेंटर की तरफ को जो फोर्स आ रहा है k z e इंटू ई, k q1 q2 बाय r स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर ओवर r। ये दो मास्टर इक्वेशंस थी जिससे उन्होंने निकाला एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है ना। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर, जो यहां से आप निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, हाफ mv स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, r कटेगा, ये आ जाएगी हाफ kze स्क्वायर बाय r। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, ये तो कोई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, kze इंटू माइनस ई बाय r है ना। और टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा, टोटल एनर्जी आ जाएगी बेटा, इन दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ kze स्क्वायर बाय r। तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जो निकल के आए थे बेटा ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल वी आर में, तो वी और आर की वैल्यू बेटा क्या निकल गई थी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z स्क्वायर। पर बेटा वो तो काम का है नहीं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z स्क्वायर है ना। काम की बात क्या है इसमें, n स्क्वायर बाय z 0.53 n स्क्वायर बाय z, बस बेटा इतना सही काम का है, एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आ गया। और वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट कितनी आती है बेटा, जरा जल्दी बताओ, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकंड, z बाय n मीटर पर सेकंड। यूनिट नहीं लिख रहा हूं ना, जगह नहीं मेरे पास, ठीक है। अच्छा एनर्जी क्या आती है बेटा, nth ऑर्बिट की एनर्जी अभी तो बताइए, माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गई बेटा। अच्छा एनर्जी में मास ऊपर आता है, रेडियस में मास नीचे आता है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z स्क्वायर, इसमें m नीचे आता है। तो बेटा अगर कोई कह देगा इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दिया है ना, तो जो रेडियस जो भी पहले आता था उससे हाफ आने लग जाएगा, जो एनर्जी पहले आती थी उससे डबल आने लग जाएगी। एनर्जी इलेक्ट्रॉन के मास को ट्रिपल कर दिया तो रेडियस जो भी आता था उसका 1/3 आने लग जाएगा, एनर्जी जो भी आने लग जाएगी वो ट्रिपल आने लग जाएगी। एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, मास ऊपर आएगा
है ना, और रेडियस में मास नीचे आता है, एनर्जी में मास ऊपर आता है, रफ्तार में मास नहीं आता, रफ्तार में मास नहीं आता, रफ्तार में मास, तो मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रफ्तार में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मास को मतलब वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जैसा भी बनाए तो वो हम कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गई बेटा एक बात। अब इसके बाद बेटा अगली बात बेटा क्या आती है कि ये रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी आ गई, है ना। रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी तो लिख दी मैंने आपके सामने। इसके बाद बेटा अगली बात क्या आती है, कभी कभी क्या होता है ट्रांजिशन होता है, n2 से n1 ऑर्बिट में आ रहा है, n2 से, तो बेटा यहां पर n2 ऑर्बिट पे था, अब वो n1 पे आ रहा है, तो अगर n2 से n1 पे आ रहा है तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, En2 माइनस En1, ये एनर्जी रिलीज होगी, और इसको आप hc/λ के बराबर कर देंगे वहां से। अब En2 क्या माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, तो 13.6 z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो यार, इसको hc/λ के बराबर करेंगे और hc को इधर ले जाओ, 1 बाय λ जो वेव नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, r z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, है ना। और r की वैल्यू क्या होती है दोस्त, जरा जल्दी से बता दो, 1.097 इंटू 10 की पावर 7, 1.097 इंटू 10 की पावर 7। दोस्त अर्शप्रीत समझ में आ रहा है, 1.097 इंटू 10 की पावर 7। इन जनरल वैसे 1.1 इंटू 10 की पावर 7 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, r की वैल्यू को 1.1 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर, ठीक है। अब अच्छा, अब बात सुनो बहुत ध्यान से, ये बेटा अगर ये n2 से n1 ऑर्बिट में आ रहा है तो ये वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, ये बात समझ में आ गई है, पक्का आ गई है। अच्छा अब देखो बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, ये वेवलेंथ का निकलेगा अगर मान लो, अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे बेटा जंप करता है, अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट पे आता कहीं से भी, 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, है ना। तो लाइमन सीरीज होती है बेटा जब वो 1 पे आता है, जब वो लैंड कहां करता है, 1 पे, जब वो लैंड कहां करता है, 1 पे। तो अगर बेटा लाइमन के लिए बोल रहा हूं, बाकी सबके लिए अपने आप समझ जाएंगे, लाइमन के लिए बोल रहा हूं, तो लाइमन बेटा क्या होता है, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर, वैसे हाइड्रोजन के लिए होता है बेटा डिफाइंड, माइनस 1 बाय n स्क्वायर। जब n2 होगा, जब इमीडिएटली वहां से आ रहा है, तो बेटा ये क्या जाएगी, मिनिमम एनर्जी का फोटोन, क्या जाएगा, या मैक्सिमम वेवलेंथ का, या मैक्सिमम। और सीरीज लिमिट क्या होती है, सीरीज लिमिट मतलब इनफाइनाइट से 1 पे, मतलब मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है लाइमन में जब इन्फिनिटी से 1 पे, तो सीरीज लिमिट जब इनफाइनाइट से 1 पे है, मैक्सिमम वेवलेंथ जब जस्ट ऊपर वाले से, जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम तभी वेवलेंथ मैक्सिमम। एनर्जी होती है hc/λ, लैम्डा मैक्सिमम तो एनर्जी मिनिमम। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम कब होगा, जब 2 से 1 पे आएगा। अच्छा बामर कब बोलते हैं, जब 2 पे आता है, बामर इसको बोलते हैं। अच्छा लाइमन किस रेंज में आती है, अल्ट्रावायलेट, बामर किस में आती है, विजिबल में, और बाकी पास्चन ब्रैकेट फ्रेंड हम्फ्री ये किस में आती है, इंफ्रारेड। अरे हाँ ना बोलो, तो बामर में ही विजिबल होती है, मतलब विजिबल कौन सी है, बामर। लाइमन क्या है, अल्ट्रावायलेट, क्योंकि बेटा इसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होंगे, और GX UV IMR तो हमको याद ही है, अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा है, विजिबल की कम है, इंफ्रारेड की कम है। 1-2 में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, 2-3 में कम होता है, 3-4 में और कम होता है। बेटा ये बात याद आ गई है। बेटा एनर्जी डिफरेंस दूर जाते जाते क्या होते हैं बेटा, कम होते जाते हैं, क्या होते जाते हैं। तो क्या मेरे को बाकी सबके लिए बताना, बामर के लिए सीरीज लिमिट जब इन्फिनिटी से 2 पे आएगा, बामर के लिए सीरीज लिमिट जब इन्फिनिटी से 2 पे आएगा, नवजोत, है ना। तो बेटा बामर के लिए सीरीज लिमिट है जब इन्फिनिटी से 2 पे आएगा। बामर के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, जब 3 से 2 पे आएगा। कैसे निकालेंगे, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। क्या दो आ गया यार, समझाऊं या हो गया। तो ये हो गई बेटा किसकी बात है, ये हो गई बेटा मतलब जो फाइनली हमको जो सीरीज मिलेंगी वो क्या क्या होंगी। अच्छा अगर n से nth लेवल पे, कौन से लेवल पे बेटा, nth एक्साइटेड स्टेट और nth क्वांटम नंबर लेवल, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, उसमें फर्क है। nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब n+1 होता है। क्या होता है बेटा, तो अगर n से 1 पे आएगा तो कितने फोटॉन्स बेटा निकल सकते हैं, nc2 nn-1/2। n से बेटा जैसे अगर 2 से 1 पे आएगा तो एक ही पॉसिबल है। 3 से 1 पे अगर आना है तो 3 से 2 पे, 2 से 1 पे या 3 से 1 डायरेक्टली है, तो क्या हो जाएंगे बेटा 3 आ जाएंगे, मतलब nn-1/2, nn-1/2। जब n से 1 पे जंप करते कितने टाइप के फोटोन आ सकते, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी, nn-1/2, nn-1/2। क्या ये बात याद रहेगी। पर अगर मान लो n1 से नीचे वाली लेवल्स जो है वो फिल्ड है, तो n1 पे ही आ सकता है n2 से। तो बेटा जैसे यहां पे 1 2 3 टिल n लेवल्स हैं, तो बेटा अगर जैसे मान लो ये है सेकंड लेवल और ये 5, तो कितने लेवल अवेलेबल है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पहले 4 हैं, कितने ये, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो बेटा 4 लेवल है, 4 4 -1/2, यही फोटॉन्स निकलेंगे।
तो आपको पहले क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ लेवल्स कितने बचे हैं वो गिन लीजिए, फिर n(-1/2)। अरे कह दो आ गया यार। अब यहां पर बेटा जैसे ये 5 से 2 पे आना है, नीचे वाले फील्ड है, 1 वाली पूरी फील्ड है, तो बेटा कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 लेवल होगा। या आप ये कह सकते थे 5 - 2 तो 3 आ रहा है, +1 करना है, तो n2 - n1 + 1, ये तो हो गया n, ये क्या हो गया n। अब फोटॉन्स कितने निकलेंगे, n(-1/2)। तो इस केस में फोटॉन मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी n2 - n1 + 1 और इंटू n2 - n1/2। यार कह दो आ गया दोस्तों यार, है ना। तो ये हो गई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये क्या हो गई, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। और कुछ जो आपको ऐसा लग रहा हो बाकी रह गया, किसी को याद आ रहा कुछ, खत्म खल्लास। कभी कभी मतलब वो गोल्ड फॉइल वाला जो उस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मान लो Z अगर प्रोटॉन नंबर है, हालांकि वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मान सकते हैं, कह रहे अल्फा पार्टिकल आ रहा है, मिनिमम कितने डिस्टेंस तक आएगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालना होता है। तो बेटा करना क्या है, जो भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी 12mv², जब वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी kq1q2/r kZe × 2E/r, यहां से बेटा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ जाएगी। अरे हाँ ना बोलो यार, हो गया। तो बेटा ये था पूरा का पूरा बोहर्स मॉडल, जो भी मतलब कुछ पूछा जा सकता है वो मैंने आपको सब बता दिया। और बेटा जस्ट अगर बताऊं तो बेटा जो एक होता है बेटा एमिशन स्पेक्ट्रा, एक होता है एब्जॉर्प्शन। जब सारी लाइट डाली तो कुछ ही गायब हुई थी, कुछ ही फोटॉन्स गायब हुए थे, क्या ये बात याद है। और सबसे पहला कौन सा था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, याद आई बात। पर जब मिले थे तो ये तो मिले ही थे जो गायब हुए थे, लेकिन साथ में कुछ और भी मिले थे, साथ में कुछ, क्योंकि बेटा अगर जब बेटा गया 1 से 4 पे, तो जब वापस आएगा तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 ज्यादा मिल सकते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी मिली थी जो डार्क थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जिनकी इंटेंसिटी कम हुई थी वो तो मिली थी, प्लस इसमें एमिशन स्पेक्ट्रा में उससे कुछ ज्यादा मिले थे, एमिशन स्पेक्ट्रा में उससे कुछ ज्यादा मिले थे। और अगर हाई टेम्परेचर पे कराते हैं, अगर यही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को अगर स्टडी करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो जैसे 1 और 2 में तो एनर्जी डिफरेंस होता है 10.2 का, पहले लेवल की एनर्जी होती है -13.6। बेटा फटाफट से बोल दो, पहले लेवल की एनर्जी क्या होती है, अगले की -3.4, फिर -1.5, -0.85। इसमें डिफरेंस है बेटा 10.2 और इन दोनों में डिफरेंस क्या, 1.9। तो बेटा होता क्या, अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर कर दी तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से एक्साइटेड स्टेट में 2 पे, अब 2 और 3 में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो उससे कम वाले भी गायब हो जाते हैं हायर टेम्परेचर पे। जो नंबर ऑफ लाइंस पहले मिसिंग आई, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन, नंबर ऑफ डार्क लाइंस अब बढ़ जाती है, नंबर ऑफ डार्क लाइंस अब बढ़ जाती है, क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है ना। तो ये पूरा का पूरा हुआ। और बेटा जो स्पेक्ट्रा आता है, बेटा बोहर साहब ने ये भी बताया था कि जो स्पेक्ट्रा आता है वो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, दैट इज जो आइसोटोप्स होता है उसके लिए भी अलग आता है, क्योंकि मतलब जो एंगुलर मोमेंटम में बेटा जो हम खाली भी MVR लिख दे रहे हैं, हम न्यूक्लियस का मोशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली बेटा न्यूक्लियस का मोशन भी उन्होंने कंसिडर किया था और बोला कि जो वहां पर फिर जब एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस भी आ जाता है। एक्चुअली खाली इलेक्ट्रॉन के मास पे और एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियस के मास पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मास नंबर अलग होता है तो इसलिए स्पेक्ट्रा अलग भी आता है। तो बोहर साहब ने क्या क्या बता दिया बेटा, बोहर साहब ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया, आइसोटोप्स का डिफरेंट स्पेक्ट्रा होता है ये भी एक्सप्लेन किया। हालांकि मेरे को लगता नहीं कि ऐसी इतना मतलब वो मतलब घुसेंगे, लेकिन जस्ट आपको बता दी, जस्ट जो मेरे दिमाग में आई कि एक तो अलग अलग आइसोटोप्स का स्पेक्ट्रा अलग होता है, मतलब आपको क्या याद रखना है, आइसोटोप्स का स्पेक्ट्रा अलग होता है। किसने एक्सप्लेन किया था, बोहर ने। किसने एक्सप्लेन किया था, बोहर ने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसने एक्सप्लेन किया था, बोहर ने। किसने एक्सप्लेन किया था, बोहर ने। और हाई टेम्परेचर पे डार्क लाइंस ज्यादा आएंगी, वो किसने एक्सप्लेन किया, फिर से बोहर ने, है ना। तो बस यहां पे बेटा कहानी खत्म होती है ना, अपना मॉडर्न खत्म होता है, फिर बात करते हैं न्यूक्लियर के साथ। थैंक यू।